नमस्कार बच्चों, सीए फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपी नवंबर 2022 के लिए जारी करी है। देखिए, आरटीपी आप सारे जानते हैं रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, तो इसका मतलब होता है इसके अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं। ऑब्वियसली उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथ में ही आरटीपी के अंदर इंस्टीट्यूट ये स्पेसिफाई करता है कौन कौन सी नई अमेंडमेंट्स वो इस एग्जाम में आपसे पूछेंगे। तो जो जो अमेंडमेंट्स अलग से जो उनके स्टडी में पहले जारी हो चुका है, उसके अलावा यहां अमेंडमेंट्स दी गई हैं और ये अमेंडमेंट्स सिर्फ एक ही एक्ट से रिलेटेड है, एलएलपी एक्ट ऑफ 2008। तो अमेंडमेंट्स हैं, खींच के हैं, लेकिन एक ही एक्ट की है, एलएलपी एक्ट 2008। बेसिक आप जानते हैं एलएलपी एक हाइब्रिड मोड है भाई, पार्टनरशिप नॉर्मल भी है प्लस कंपनीज वाली फीचर्स हैं। अब अमेंडमेंट क्या है, अच्छी खासी है। मैं अगर उसका एक आपको एनालिसिस दूं तो पहली बात, अमेंडमेंट जो होती हैं वो दरअसल तीन नेचर की होती है। अमेंडमेंट तीन तरह की होती है। एक जिसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन। व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब है सेक्शन पहले भी था, लॉ पहले भी था, उसमें कुछ बदलाव किया गया है, राइट? या मे बी पूरे का पूरा सेक्शन वही रखा गया है, लेकिन उसका पूरा कंटेंट बदल दिया गया है। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। देन है इंसर्शन, जिसका मतलब है कुछ मे बी नए सेक्शन आए हों या किसी पुराने सेक्शन में कुछ नए सब सेक्शन डाले गए। तीसरी अमेंडमेंट होती है ओमिशन के रूप में, से कुछ हटा दिया गया, काट दिया गया, निकाल दिया गया। तो यहां मैं बता दूं अमेंडमेंट्स क्योंकि एलएलपी में अच्छी खासी हैं, तो अमेंडमेंट किस तरह की है भाई साहब, आपको ओमिशन तो नहीं दिखेगा। इंसर्शन में आपको कुछ नए सेक्शंस दिखेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन भी आपको दिखेगा। लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन में बात करूं तो मेनली आपको सब्स्टिट्यूशन कुछ पेनल्टीज में नजर आएगा, मतलब पेनल्टीज कुछ सस्ती कर दी गई है। दरअसल अब ध्यान दीजिएगा, ये एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट आता है 2021 को, है एक्ट 2021 का, 13 अगस्त 2021 को आ गया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू कब से किया है, यह है डेट आपके सामने, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इसलिए नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में यह एप्लीकेबल हो रही है। तो जहां तक पेनल्टीज का सवाल है उसकी मैं वजह बता देता हूं। 2021 में अमेंडमेंट एक्ट आया, दरअसल आप सारे जानते हो 2020 में कोविड भी आया। तो कोविड के बाद स्पेशली कंपनीज एक्ट को नॉर्मली अगर मैं कहूं डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। सिंपल भाषा में यूं कह लीजिए, जो पेनल्टीज थी, वो जो जेल वगैरह थी, वो काफी खत्म कर दी गई और जो फाइन भी थे वो रिड्यूस कर दिए गए। तो उसी पैटर्न में एलएलपी को भी बेनिफिट दिए गए हैं। तो एक ये है सब्स्टिट्यूशन की मेन वजह है। अब इंसर्शन, नए सेक्शन क्यों डाले हैं, उसका लॉजिक क्या है? देखिए, इंसर्शन इन्होंने कई सेक्शन किए, उसका लॉजिक मैं बता देता हूं। वो ये है, कंपनीज एक्ट में कुछ चीजें थी क्या, रादर आज भी हैं। ये आप लेटर स्टेजेस अपनी सी की वहां पढ़ेंगे। तो उसमें से क्योंकि एलएलपी एक हाइब्रिड मोड है, तो कंपनीज एक्ट की कुछ चीजें उठा करके कहां डाल दी गई हैं, यूं कह लीजिए एलएलपी एक्ट में इंसर्ट कर दी गई है। क्योंकि एलएलपी इज इक्वल टू व्हाट, पार्टनरशिप प्लस कंपनीज एक्ट। तो ये वजह भी थोड़ी जान लेनी चाहिए, आपको चीजें आसान लगेंगी। अब क्योंकि एलएलपी एक्ट 2008 का है, तो ध्यान दीजिएगा पहली अमेंडमेंट इन्होंने क्या करी, जो कि ना भी करते तभी हमें मालूम है। दरअसल एलएलपी एक्ट 2008 का है, तो पहले कंपनीज एक्ट कौन से ईयर का था वो भी आप सारे जानते हैं। पहले कंपनीज एक्ट होता था जनाब 1956 का।
राइट। और अब कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013 का है। तो एलएलपी एक्ट में जहां जहां इन्होंने कहा, जहां जहां हमने एलएलपी एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 ये वर्ड लिखे हैं, आप क्या करें, 1956 वर्ड हटा के वहां पे सब्स्टिट्यूट, देखिए वर्ड आ गया आपके सामने सब्स्टिट्यूशन, वहां वर्ड 2013 डाल दीजिए। ये नहीं भी कहते तब भी इसका मतलब यही होता है। लॉ का पढ़ने का मतलब ये होता है, नया एक्ट आ गया तो नए एक्ट के हिसाब से ही चीजें देखी जाती, राइट। जैसे आप पहली अमेंडमेंट देखने जा रहे हैं एलएलपी एक्ट की, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हम सेक्शन 2D के अंदर पढ़ते हैं, राइट। और बॉडी कॉर्पोरेट में अब चेंज क्या हुआ है? कुछ चेंज नहीं है, टेंशन मत लेना। क्या लिखा है? पहले एक बार हेडिंग भी देख लीजिए। ये इस तरफ इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपी में लिख के दिया, ये था पहले वाला लॉ, अब है ये अमेंडमेंट, न्यू प्रोविजन। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में हम पुराने लॉ की बात करें और फिर इधर हम अमेंडमेंट की बात करेंगे। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हम पढ़ते थे, जिसमें अंदर लिखा होता था, इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो अमेंडमेंट क्या है? मैं तो पहले भी, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, मैं तो पहले भी आपको यही लिखवाया कि भैया कंपनीज एक्ट 1956 मत लेके चलिए, रादर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हम क्या लेके चलते हैं, मैं तो आपको यही लिखवाया हुआ क्लास में भी, मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर व्हाट सेक्शन 2 क्लॉज 20 कह लीजिए, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 20 में देखते हैं कहां, कंपनीज एक्ट 2013, बस ये चेंज है। तो आप आरटीपी में अगर गौर फरमाएंगे, जो बोल्ड में जो लिखा, जस्ट जो बोल्ड किया है इन्होंने न्यू लॉ में, बस वो चेंज है। तो एज सच कोई डेफिनेशन में यहां एज सच कुछ चेंज नहीं है, राइट। तो यहां पे भी जैसे हम बॉडी कॉर्पोरेट में डज नॉट इंक्लूड में पढ़ते थे, कहता है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे बीच ब्रैकेट में क्या लिखा होता था, नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो बस ये वर्ड हटा के क्या लगा दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट 2013। तो यू में से बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में एज सच कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते थे बिजनेस के अंडर सेक्शन 2E, राइट। से वही डेफिनेशन है, हां नया क्या है, देखिए हम यही पढ़ते थे, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी टॉप्स, मैं तो ये कोड की देता था, टॉप्स, टी से ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, सर्विसेज, देखो यहां तक यही है, इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, यहां तक कॉपी पेस्ट। तो ये है आपका अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट देखिए आप किस नेचर में देख पा रहे हैं, कुछ नया इंसर्ट कर दिया गया है बिजनेस में। क्या कहा गया है कि भाई साहब एक्सेप्ट, तो एक्सेप्शन है, हम इसको बिजनेस नहीं मानेंगे। किसे नहीं मानेंगे? कोई भी एक्टिविटी जो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, राइट, सरकार अपनी तरफ से कोई नोटिफिकेशन लेके आएगी और कह सकती है भाई साहब हम इस कार्य को, जैसे मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं आई एम डूइंग सम बिजनेस, राइट, दैट्स माय प्रोफेशन। तो प्रोफेशन इज बिजनेस, लेकिन सरकार एक नोटिफिकेशन ले आई, जो टीचर है, जो पढ़ाते हैं, हम उसको क्या नहीं मानेंगे? बिजनेस। तो इस तरह से सरकार अपनी एक लिस्ट दे सकती है। यह है अमेंडमेंट। ध्यान दीजिएगा, अमेंडमेंट जो आती हैं और स्वाभाविक है जिनका अटेम्प्ट है नवंबर 2022 में, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एलएलपी में से एक तरह से हम पहले फोरकास्ट कर सकते हैं कि एलएलपी का जो क्वेश्चन आएगा, संभावना यही बैठती है और लगभग मैं 90% कहूंगा जो अमेंडमेंट है उसके अंदर से कोई चीज वो डालेंगे, राइट। तो इसलिए यहां पे आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। आपके सामने यह साफ लिखा है, न्यूली इंसर्टेड, मतलब पहले कोई लॉ नहीं था इस पर, एक नई डेफिनेशन डाली है सेक्शन 2TA में। किस चीज की? स्मॉल एलएलपी। अब बात समझना, दरअसल जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। किस चीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं? आप डेफिनेशन पढ़ते हैं साहब स्मॉल कंपनी की, राइट। आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में एक स्मॉल कंपनी बताई गई है, तो इन्होंने एलएलपी में भी यही कंसेप्ट लिया है। बस अब क्या हो गया कि भाई हम इसको छोटी एलएलपी मान लेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि लॉ आपके ऊपर थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा, कुछ प्रोविजंस आपके लिए कम हो जाएंगे।
तो देखिए, जब आप कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप दो लिमिट्स पढ़ते हैं, पेड अप कैपिटल वाली एंड कौन सी बेटा, टर्नओवर वाली, 2 करोड़ 20 करोड़ की लिमिट वाली। यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहती है डेफिनेशन, कहती है इट मीन्स अ एलएलपी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच, तो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब कैपिटल हो गया, कहता डज नॉट एक्सीड 25 लाख। तो मतलब अब जब हम स्मॉल एलएलपी पढ़ने जा रहे हैं तो सिंपली कह के चलिए भाई, दो बातें हैं, यहां वर्ड बीच में एंड रहेगा। पहली बात में इन्होंने क्या कह दिया भाई, कंट्रीब्यूशन, और दूसरी बात में यहां आप देखिएगा वर्ड आपको टर्नओवर ही दिखेगा, ये मैं एंड दिखा दूं, ये रहा एंड और ये रहा टर्नओवर। तो कहता कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख, कहता स्मॉल एलएलपी तभी मानेंगे अगर कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आज के दिन लिमिट क्या है, 25 लाख है, लेकिन सरकार टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन से परचेसिंग पावर गिरती है पैसे की, तो इसलिए ये लिमिट कहता हम बढ़ा के जितना मर्जी बढ़ा लेंगे, लेकिन किससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 5 करोड़ से ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो आज के दिन आप लेके चलिए 25 लाख तक हम कहेंगे अंडर सेक्शन 2TA स्मॉल एलएलपी अगर कंट्रीब्यूशन है 25 लाख। और टर्नओवर कहता टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल की हमें देखनी है टर्नओवर पीएफआई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कहता डज नॉट एक्सीड 40 लाख, 40 लाख रुपया। अगेन यहां पे मैक्स है, दो लिमिट्स ध्यान दीजिएगा, बीच में वर्ड बिल्कुल कंपनीज की तरह एंड रहेगा, दोनों को साथ लेके चलना है, एक लिमिट से बात नहीं बनेगी, दोनों सेटिस्फाई करें तो आप एलएलपी कहलाएंगे। और कहता है ये टर्नओवर की लिमिट हम ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, 50 करोड़, डज नॉट एक्सीड 40 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ एज में बी प्रिस्क्राइब, कि समय के साथ ये प्रिस्क्राइब हो सकती हैं। अब अगला ध्यान से शब्द देखिएगा, ये सेकंड क्लॉज के साथ वर्ड और है, तो दैट मीन्स हमें दो लिमिट सेटिस्फाई करनी है, एक कंट्रीब्यूशन, दूसरी एंड टर्नओवर, और उसके बाद इन्होंने लिख दिया और या फिर कहता है विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब कहता अगर टर्नओवर की ये लिमिट ना भी बन रही हो तो आप क्या फुलफिल कर दीजिए, कुछ T&C। व्हाट इज T&C? टर्म्स एंड कंडीशन जो सरकार ने बताई हैं, तभी हम आपको स्मॉल एलएलपी का जो दर्जा है, जो एक पोजीशन बताई गई है, हम स्टिल आपको मान लेंगे, प्रोवाइडेड आप वो मीट करते हैं। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। चलिए बात आगे बढ़ती है डेजिग्नेटेड पार्टनर। पहले भी सेक्शन 7 था, आज भी वही है, बस मैं वहां पे चेंज की बात करूंगा। देखिए चेंज आपको यहां दिखेगा, हम पढ़ा करते थे कि भाई साहब कि रेजिडेंट कौन, कि भाई साहब डेजिग्नेटेड पार्टनर दो चाहिए होते हैं, राइट, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और कम से कम उनमें से एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और रेजिडेंट के लिए हम कंडीशन पढ़ा करते थे 182 डेज पिछले साल में, ये चेंज हो गया। देखिए ये लिखा है, जो भी यहां पे आपको बोल्ड दिखेगा ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये चेंज करना आपने, मतलब यहां जो 182 था अब ये चेंज करके क्या कर दीजिए कि आपका स्टे कम से कम रहना चाहिए 182 डेज। पहले हम पढ़ा करते थे पिछले साल, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर, और अब इन्होंने क्या कर दिया, ध्यान दीजिए ये लिखा है 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो ड्यूरिंग FY, पिछला साल नहीं देखना, यही साल देखना है, राइट। और ये भी मैं ये कहूंगा कि ये जो चेंज भी लेके आए हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर की इस लिमिट से रिलेटेड, तो जब आप कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 पढ़ते हैं OPC 1% कंपनी, तो वहां पे भी आप यही लिमिट 120 वाली देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट के साथ ही कह लीजिए, क्योंकि LLP हाइब्रिड है, तो अगर आप लॉजिक देखेंगे तो अमेंडमेंट्स आप कहेंगे वेरी फेयर होनी ही चाहिए। तो बेटा ये थी यहां पे अमेंडमेंट। देन इसके बाद हम ये पढ़ा करते थे
देखिए ये जो इंस्टीट्यूट ने पहले यूं कह लीजिए अपने स्टडी मैट में सिर्फ इतना आंसर दिया हुआ था डेजिग्नेटेड पार्टनर का, पूरा दिया भी नहीं हुआ था। मैंने पूरा करवाया हुआ, उन्होंने अब ये पूरा सेक्शन लिख दिया, मतलब ये सारा सब सेक्शन 1 का ही हिस्सा है ये जितना आप देख रहे हैं। तो ये मैंने तो करवाया हुआ, बट फिर भी मैं पढ़ देता हूं क्योंकि आपने शायद ना किया हो। राइट, कहते सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कि अगर उसमें बता रखा है कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, आपने लिख के दिया है तो ऑब्वियसली वही होंगे ऑन इनकॉर्पोरेशन, या मे बी आपने लिख के दिया हो ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एलएलपी इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि हर पार्टनर टाइम टू टाइम ये बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो एवरी पार्टनर, तो कहता हर पार्टनर हम डीपी मान के चलेंगे। Any partner may become a DP by and in accordance with the LLP partnership agreement and a partner may cease to be DP in accordance with the LLP agreement। तो कहता कौन डीपी होगा ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर, और कब नहीं रहेंगे ये भी डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। An individual shall not become a DP in any LLP unless he has given his prior consent। तो बड़ी सिंपल सी बात है, डीपी बनने के लिए आपको क्या देनी है, अपनी प्रायर कंसेंट एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। Subsection 4, every LLP shall file with the registrar particulars of every individual who has given consent to act as DP। और जो आपने कंसेंट दी है उसकी फाइलिंग आरओसी को, रजिस्ट्रार को, आरओसी नहीं कहना चाहिए, रजिस्ट्रार को की जाएगी, और ये की जाएगी विद इन द 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, एलएलपी करेगा। सबसेक्शन 5, एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डीपी शैल सेटिस्फाई सच कंडीशंस। डीपी बनने के लिए आपको प्रिस्क्राइब कंडीशंस फुलफिल करनी है। अब अमेंडमेंट क्या है, वो ये है, जबकि मैंने तो ये करवाया ही हुआ है तो इसलिए मैं इसके कोई अमेंडमेंट मानता ही नहीं हूं। ये अमेंडमेंट है। ये क्या है, देखिए हमने पढ़ा है कि डीपी बनने के लिए आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, डिपिन स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डिपिन क्या होता है, डिपिन हम एलएलपी में कह देते हैं, और अगर आप कंपनी में हैं वर्सेस कंपनी तो हर डायरेक्टर बनने के लिए लेना पड़ता है डिन। मान लो मिस्टर एक्स है, अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसके पास डिन होगा। यही डिन किसका काम कर देता है, डिपिन का, मतलब अलग से लेना नहीं पड़ता, वैसे बता रहा हूं आपको। तो यही कह रहा है कि एलएलपी में डीपी बनने के लिए आपको डिपिन लेना पड़ेगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कैसे लेना पड़ता है, एज पर सेक्शन 153 से 159 किसका, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो मैंने ये बताया पहले 1956 लिखा हुआ था, वो तो सारे चेंज करने होंगे, बस ये चेंज है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी भी लिखवा रखी है जो मुझसे पढ़े हुए हैं बच्चे। राइट, तो कहने का मतलब है मैं मोटा मोटा डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक ही चीज को अमेंडमेंट मान के चलता हूं, वो ये है कि रेजिडेंट जो आपका होना है, अब वो टाइम पीरियड 182 से 120 कर दिया गया है, और पिछला जो साल था उसकी बजाय वर्ड क्या लगा दिया गया है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस चीज का आप ध्यान रखें। देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी या उसका चेंज करना, ये हम सेक्शन 13 में पढ़ते हैं। सेम वही आंसर है, बस हम चेंज में चलेंगे। क्या है चेंज, ये है साहब जो पेनल्टी, जैसे मैंने बताया था, ये पेनल्टी पहले हम क्या पढ़ते थे कि एलएलपी प्लस पार्टनर की जो पेनल्टी है वो 2000 से लेके 25,000 होती थी, मतलब 2000 से मिनिमम 2000 मैक्सिमम 25,000, ये था पहले, ये बदल गया। तो अब यही है, कहता है अब देखिए, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शिल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपया ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। राइट, मतलब अब क्या कहा गया, देखिए ये चीज तो सेम है, एलएलपी एंड पार्टनर की पेनल्टी है, लेकिन पेनल्टी कैसे बताई गई है, पेनल्टी बताई गई है ₹500 पर डे ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट कह लीजिए या ऑफेंस कह लीजिए। मतलब अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू ऑन डेली के 500 रुपए लगते जाएंगे, लेकिन डेली के करते करते क्या 5 करोड़ बन सकते हैं, नहीं। द आंसर इज मैक्सिमम 50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा आपसे लिया नहीं जाएगा। तो देखिए यहां एक ये चेंज कर दिया गया। पहले देखिए क्या था, सीधा सीधा कम से कम 2,000 और 25,000 आपको लग सकते थे। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे पेनल्टी कम हुई है, यहां तो ज्यादा दिख रही। अरे ज्यादा नहीं है, कम ही है। सोचो
पहले क्या था, सीधा सीधा ही चाहे 2 दिन हुए आपके ऊपर 25,000 की पेनल्टी भी लग सकती थी, राइट। अब तो 2 दिन हुए हैं, रुपए कितने बनेंगे, 1000 ही बनेगा। तो ये मैं कहता हूं एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। सेक्शन 15 में हम नेम पढ़ते थे, नेम के ऊपर जहां हम कहते थे कि भाई साहब एलएलपी वर्ड आपको लगाना है, आइडेंटिकल अनडिजायरेबल नेम वगैरह ना हो, राइट। अब एक हल्का सा चेंज का यहां चेंज है। पहले भी हम पढ़ते थे कि कोई ऐसा नाम या वर्ड इस्तेमाल ना करें जो अनडिजायरेबल हो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में, या किसी से काफी मिलता जुलता हो, राइट। अभी भी यहां तक देखिए आंसर सेम है, सिर्फ ये क्लॉज बी में थोड़ा सा चेंज हुआ है। मतलब ये चीज काट के चेंज क्या है, कहता और आइडेंटिकल टू और टू रिजेंबल्स, पहले भी यही था कि मिलता जुलता भी ना हो, किसके साथ। अब बस यहां पॉइंट बना लीजिए, ऑफ नंबर 1 एनी अदर एलएलपी, नंबर 2 आपका नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी कंपनी के साथ, नंबर 3 आपका नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, किसी ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया जो हम करवाते हैं अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। मतलब 3 लोगों से मिलता जुलता आपका नाम ना हो, या तो कोई और एलएलपी या कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपका रिजेंबल ना हो ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फर्म। पहले फर्म भी था नॉर्मल फर्म वाली 1932 वाली, बस वो हटा दिया, राइट। एलएलपी पहले भी था, एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब यहां पे पहले इन्होंने वर्ड लिखा हुआ था बॉडी कॉर्पोरेट, उसकी बजाय अब सिंपली वर्ड क्या लगा दिया गया है, कंपनी। मेन है नॉर्मल फर्म वाला कह लीजिए, हटा दिया गया है। नाउ सेक्शन 17 अगर आप देखेंगे, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, और आप सीधा का सीधा ही देख रहे, सारा बोल्ड दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सारा सेक्शन सब्स्टिट्यूट हो गया, हो गया है, राइट। तो ये, लेकिन अगर फिर भी आप देखेंगे काफी कुछ पहले वाली चीजें भी थी, लेकिन कह लीजिए हाँ सारी वर्डिंग में काफी कुछ चेंज किया गया है। तो अब क्या कहते हैं, आइए पूरा नया सेक्शन पढ़ देता हूं। कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भाड़ में गया, क्या लिखा है सेक्शन 15 एंड 16 में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। कहता है इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, जिसका मतलब होता है गलती से, अनविलिंगली मिस्टेक हो जाती है, और अदरवाइज अगर आप देखेंगे पहले भी ये शब्द होते थे, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कहता गलती से अ एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स रजिस्टर्ड नेम इज रजिस्टर्ड बाय नेम विच इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ। देखिए पहले भी होता था कि अगर कोई एलएलपी आपने बनाई है और उसका नाम, जब आपने एलएलपी बनाई तो जब पहली रजिस्ट्रेशन करवाई या बाद में जो भी आपने उसका नया नाम रखा, कहता अगर वो गलती से आइडेंटिकल है या काफी सेम है, रिजेंबल्स टू, मिलता जुलता नाम है, भाई किसके साथ, एनी अदर एलएलपी और कंपनी। 2 चीजें लिखिए, एनी अदर एलएलपी और कंपनी। और नंबर 3 वही आ गया जो हम ऊपर भी पढ़ रहे थे, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर। तो कहता आपका मिलता जुलता है, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से थोड़ा डिटेल वो दे रहा है। A registered trademark of a proprietor under Trademarks Act 1999 as is likely to be mistaken for it, then on application of such, तो कहता आप एप्लीकेशन दे रहा है, क्योंकि आपका नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ना किसी और एलएलपी का, ना किसी कंपनी का, ना ट्रेडमार्क वाले का, लेकिन अगर मिलता जुलता है वो लोग एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, देन कहता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच, वही एलएलपी और प्रोप्राइटर रेफर टू इन क्लॉज ए एंड बी, और तीसरा देखिए वर्ड कंपनी भी आ गया। कहता था सीजी मे डायरेक्ट दैट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम और न्यू नेम विद इन ए पीरियड ऑफ, कि आप अपना नाम बदलेंगे 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्शन दे दी। देखिए पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन आप समझ गए ना ये चेंज क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर वाले सेक्शन में वो, क्योंकि पहले तो था फर्म भी था, बॉडी कॉर्पोरेट था, अब ऊपर वाले सेक्शन में ये चेंज आया, तो इसमें तो चेंज आने ही जरूरी थे, राइट। क्योंकि आप ये देखिए अभी हमने सेक्शन नंबर 15 की बात की, जो 15 का चेंज था, 15 से नेचुरल लाइक इंपैक्ट 17 पे आना था। बाकी अंदर का कंटेंट आप देखेंगे पहले भी यही होता था, हाँ जी 3 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा आपको नाम बदलना पड़ेगा।
प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शेल बी, लेकिन कहता अगर एप्लीकेशन दी है, किसने दी है? वो ट्रेडमार्क वाले प्रोप्राइटर ने। कहता अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है, उसकी एप्लीकेशन तभी मानेंगे अगर वो एप्लीकेशन, उसके ऊपर एक टाइम पीरियड लगा दिया गया है 3 साल। अब ये भी कहां से है? कुछ नहीं है जी, सेक्शन नंबर 16 कंपनीज एक्ट का बिल्कुल यही चीज है, बस उसी का लॉ एज सेम लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो कहता उसके ऊपर एक लिमिट है, वो 3 साल के अंदर ही एप्लीकेशन दे सकता है। 3 साल बीत गए, उसके बाद ये कहे कि इसका नाम सेम है, भैया 3 साल तक आप कहां सोए हुए थे, हम नाम नहीं बदलेंगे। दैट इज द पॉइंट, एक टाइम पीरियड लग गया। नेक्स्ट, वेयर अ एलएलपी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स अ न्यू नेम, आपने नाम बदला, इट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 दिन। तो कहता 15 दिन के भीतर भीतर जो आपने अपना नाम बदला है, आप एक नोटिस दीजिए रजिस्ट्रार को, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि आप नाम बदलिए। तो इसके बाद रजिस्ट्रार क्या होगा, आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या करेगा, नेसेसरी चेंजेस, क्योंकि देखिए आपके नाम में क्या आ गया है, चेंज आ गया है, राइट। और इसलिए अब वो एलएलपी जो है अपना नाम अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर भी क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। कहते इफ एलएलपी इज इन डिफॉल्ट, अब देखिए पेनल्टी की बात आ रही है, तो पेनल्टी पहले भी थी, ऑब्वियसली ये पेनल्टीज में आपको बदलाव दिखेगा। कहता अगर एलएलपी ने डायरेक्शन नहीं मानी सीजी की, वो जो नया नाम आपने अलॉट करना था, राइट, तो नहीं मानी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही क्या करेगा, अलॉट कर देगा आपको एक नया नाम, और उसके बाद रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में वो नया नाम क्या कर लेगा, एंटर कर लेगा, और आपको जारी कर देगा एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक नए नाम के साथ। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शेल प्रिवेंट, लेकिन अब सरकार ने, क्योंकि देखिए नाम आपको चेंज करना था, नहीं किया, तो सरकार आपका नाम बदल देगी। हो सकता है सरकार ने जो नाम बदला आपको पसंद नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। कहता है इस सेक्शन में कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको रोक रहे हो, हम आपको कोई प्रिवेंट नहीं करें, आप बाद में, सब्सिक्वेंटली का मतलब हो गया बाद में, अपना नाम बदल सकते हैं एज पर सेक्शन 16 के कंप्लायंस। 16 में हम वैसे भी ऑल्टरेशन ऑफ नेम पढ़ते हैं, कहते हैं उसका कंप्लायंस कीजिए, उसके हिसाब से कर लीजिए, राइट। तो ये चेंजेस आपको ध्यान में रखने, और अब आप देख सकते हैं जो पहले फाइन वगैरह होते थे वो क्या हो गए, यहां से निकाल दिए गए। अब सिंपल कह दिया गया सरकार खुद ही आपका नाम बदल देगी। सेक्शन नंबर 25 जहां पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, पार्टनर में बदलाव जो कुछ हो रहा है। सेक्शन 25 में सिर्फ देखिएगा आपको पेनल्टी ही चेंज नजर आएगी। देखिए पहले हम कहते थे अगर एलएलपी ने कॉन्ट्रावेंशन की है तो एलएलपी और डीपी के ऊपर वही फाइन 2000 से लेकर 25,000 होता था, अब क्या हो गया है, सेम वही चीज है, अब स्ट्रेट वे पेनल्टी कर दी गई है 10,000, और ये 10,000 आप क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट, मतलब ना मिनिमम का झंझट ना मैक्सिमम का। तो देखिए ये आप ये कहेंगे सर ये तो 10,000 लग रहे हैं, ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन सोचो ना पहले 25,000 भी तो लग सकते थे, तो इसलिए रिडक्शन ही है पहले, लेकिन 2000 में भी शायद काम चल सकता था शायद, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम था। अब फ्लैट कहो या फिक्स कह दो 10,000 लगेगी। देन अगर कॉन्ट्रावेंशन देखिए किसी पार्टनर ने किया है, राइट, यहां था एलएलपी ने किया है, तो पहले पेनल्टी वही होती थी 2000 से 25,000, दोनों में ये सेम रहा होता था, अब भी सेम है, बस फर्क इतना है अब वही क्या आ गया 10,000 फिक्स्ड, राइट, मतलब एलएलपी हो डीपी हो और इधर था पार्टनर, बस अमाउंट हो गया 10,000 का, बाकी और इसमें कोई चेंज नहीं है। देन हम सेक्शन 30 में पढ़ते थे अनलायबिलिटी इन अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में सिर्फ एक पेनल्टी ज्यादा बढ़ाई गई है। देखिए फ्रॉड बहुत बड़ी बात होती है, तो हम पहले कहते थे आपको जेल हो सकती है 2 साल तक की, मैक्सिमम 2 साल, दरअसल अब ये बढ़ा के क्या कर दी गई है, 2 साल यहां से चेंज करके 5 साल कर दिया गया है। और फ्रॉड में पेनल्टी देखिए, फ्रॉड को हम इंकरेज नहीं कर सकते, उसको डिस्करेज करना जरूरी है, इसलिए जेल बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर आप फाइन देखेंगे, फाइन देखिए आपको सेम ही दिखेगा, कहता मिनिमम 50,000 में एक्सटेंड टू 5 लाख, तो बेटे पहले भी तो ये था मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जेल बढ़ा दी गई है यहां पे। सेक्शन 34 जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑडिट की बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर
34 में आप देखिए फिर से पेनल्टी, ये जैसे पेनल्टी हम एलएलपी की कहते थे 25,000 से 5 लाख, और डीपी के ऊपर कहते थे हम कि कम से कम 10,000 और मैक्सिमम हो सकती है 1 लाख रुपया। तो सिर्फ ये पेनल्टी में आप चेंज देखिएगा, ये रहा सब सेक्शन 5 और इधर या ये सब सेक्शन 5। तो एलएलपी के ऊपर अब जो पेनल्टीज हैं, अच्छा एक हल्का सा चेंज और बता दूं, पहले होता था एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब अगर आपने पूरे सेक्शन का डिफॉल्ट किया तो ये पेनल्टी थी। अब चेंज क्या है, इन्होंने साफ कह दिया अगर एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3, अगर आपने सब सेक्शन 3 का डिफॉल्ट किया, सब सेक्शन 3 में क्या करना होता था, आपने फाइलिंग करनी होती थी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, राइट। पहले भी देखिए बाय डिफॉल्ट मतलब वही निकल के आता था, बट चलिए इन्होंने सुधार कर दिया कि भाई उस चीज के ऊपर हम पेनल्टी लगा रहे हैं, और पेनल्टी देखिए वही है एलएलपी हो और आपका डीपी हो, और क्या कर दिया गया 100 रुपए पर डे, लेकिन मैक्सिमम रहेगा 1 लाख अगर आप एलएलपी हैं, 50,000 अगर आप डीपी हैं। तो कहने का मतलब है फाइन क्या है, देखिए मिनिमम बना दिया गया है, एक तरह से यूं कह लीजिए ₹100 पर डे ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डी फॉर डिफॉल्ट कह सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम में क्या कर दिया गया, 2 बातें हो गई हैं, अगर आप एलएलपी हैं तो 1 लाख है, अगर आप डीपी हैं तो 50,000 है। तो देखिए बहुत बड़ा रिलीफ है, पहले तो बहुत बड़ा अमाउंट था, 5 लाख था एलएलपी के लिए, डीपी के लिए 1 लाख था, अब डीपी का भी कम हो गया, एलएलपी का भी कम हो गया। देन सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 में अब इन्होंने क्या किया देखिएगा, जैसे मैं कह रहा था पहले थी ये पेनल्टी पूरे सेक्शन की, एंटायर सेक्शन की, अब इन्होंने क्या किया सब सेक्शन 3 अलग से कर दिया था, तो ये था हाईलाइटेड एरिया आपका कि सब सेक्शन 3 की पेनल्टी ये है। और अब क्या क्या गया, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं सब सेक्शन 1, 2 एंड 4 का, 1, 2 एंड 4 का, तो देखिए सब सेक्शन 1 में हम क्या कहते थे कि आप अपनी बुक्स बनाएंगे कैश बेसिस पे और अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम अगर आपने ऐसा नहीं किया, राइट, और 6 महीने के भीतर भीतर आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ये बनानी है, सबसेक्शन 2 आ गया। 4 कि आपने क्या करवाना होता है अकाउंट्स का ऑडिट। तो इनसे रिलेटेड इन्होंने पनिशमेंट क्या कर दी, कहता भाई मिनिमम रहेगी 25,000, मिनिमम 25,000 है, लेकिन जहां तक मैक्स का सवाल है एलएलपी के लिए अलग रखा है, डीपी के लिए अलग रखा है। तो देखिए जैसे कहता है 5 लाख होगा, राइट, और डीपी के लिए होगा फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट मे एक्सटेंड टू 1 लाख। तो मतलब इसको सिंपल वे में यूं ले लीजिए, एलएलपी डीपी, एलएलपी के लिए 25,000 से 5 लाख, मतलब मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख, एंड डीपी के लिए 10,000 से 1 लाख, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम रहेगा 1 लाख तक। तो ये सिर्फ एंड सिर्फ पेनल्टी में चेंज है। फिर दोबारा देख लीजिएगा, पहले होती थी पूरे सेक्शन की इस तरह से पेनल्टी, अब अलग कर दी गई है। सब सेक्शन 3 के लिए बता दिया गया है ये वाला, एंड सब सेक्शन 1, 2 एंड 4 के लिए ये वाला फाइन। नाउ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन, तो आप देख रहे हैं एक नया सेक्शन डाल दिया गया है, कहता अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस जिसे आप कहते हैं, एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कहता है एलएलपी को भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये पहले कंपनीज के लिए होता था, और ये आंसर मैं कहूं बिल्कुल कंपनीज एक्ट वाला है, यही लिखा है। द सीजी मे इन कंसल्टेशन विद नफरा, आप नेक्स्ट लेवल में अपने सीए के पढ़ेंगे, नफरा के ऊपर एक अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि बनाई जाती है अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहता सेंट्रल गवर्नमेंट नफरा से पूछ के क्या प्रिस्क्राइब करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, लेकिन साथ में एज रिकमेंडेड बाय, ऐसा नहीं कि क्योंकि हम सोचें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आईसीआई बनाता है तो उसकी तो वैल्यू खत्म होगी, वैल्यू कम जरूर हुई है, लेकिन ये लिखा है कि रिकमेंडेशन किसकी रहेगी, आईसीएआई की रहेगी। तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या हर एलएलपी को फॉलो करने होंगे, कहता नहीं, ये फॉलो करने होंगे फॉर अ क्लास और क्लासेस ऑफ एलएलपी। मतलब सिंपल सी बात ये है, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस एसए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग किसको फॉलो करने हैं, क्लास या क्लासेस ऑफ एलएलपी को।
तो ये किस तरह से बनाए जाएंगे भाई साहब? सीजी किससे पूछ के? नफरा से, राइट? सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वो किसको कंसल्ट करेगा? नफरा को, प्लस रिकमेंडेशन किसकी होगी? आईसीएआई की। ये रहा रिकमेंडेशन बाय आईसीआई, मतलब ये तीनों मिलके ये चीजें प्रिस्क्राइब करेंगे। अनवॉल रिटर्न सेम वही है सेक्शन 35, बस पेनल्टी के अमाउंट में चेंज किया गया है। जैसे पेनल्टी हम पढ़ते थे, अगर एलएलपी करती है तो 25,000 से 5 लाख था, राइट? और डीपी के ऊपर हम पढ़ते थे 10,000 से 1 लाख, राइट? अब क्या कर दिया गया है? इफ एनी एलएलपी फेल्स टू फाइल रिटर्न बिफोर द टर्म, द एलएलपी एंड इट्स डीपी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर एलएलपी एंड 50,000 फॉर डीपी। मतलब अब पेनल्टी भाई एक तरह से बना दी गई है ₹100 पर डे, मैक्सिमम में कर दिया गया है एलएलपी के लिए 1 लाख एंड डीपी के लिए 50,000। ये है, बस ये चेंज आपको करना है, मतलब ये पेनल्टी यहां पे क्या हो गई? खत्म। नाउ न्यूली इंसर्टेड साफ लिख रहा है। अगेन मैं कहूंगा ये कंपनीज एक्ट से उठाए गए सेक्शन है। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं वहीं से लिया गया है, उसका सेक्शन नंबर 435, 436, राइट? कहता अब एलएलपी के जो केसेस हैं, जैसे आपने कंपनीज एक्ट में देखा है, कंपनीज एक्ट के केसेस कहां जाते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिसे हम कहते हैं ट्राइब्यूनल या एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट गौर से पढ़ेंगे, उसका अगर कंपनीज एक्ट का देखिए, कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स आते हैं, तो भाई साहब उसका चैप्टर नंबर 28 डील ही किस पे करता है? वो डील करता है स्पेशल कोड्स पे। मतलब कंपनीज एक्ट में भी कुछ स्पेशल कोड बनाई जाती हैं। सेम आपने वो कॉपी पेस्ट कर लिया कि एलएलपी के केसेस भी हम अलग से स्पेशल कोर्ट में ही डाले जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे। मैं एक वर्ड में खत्म करूं, ये स्पेशल कोर्ट कौन है? सेशन कोर्ट। जैसे आपने सुना होगा जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। देखिए सेशन कोर्ट में कौन से केसेस चलते हैं? इसमें क्रिमिनल केसेस आते हैं। तो कहता है इसलिए हम एलएलपी के लिए भी स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। तो कहता कौन बनाएगा? नेचुरल है, सीजी में फॉर द पर्पस ऑफ। स्पेशल कोर्ट क्यों बनाए जाते हैं? स्पीडी ट्रायल, फटाफट ट्रायल हो ऑफ ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट। मतलब एस्टैब्लिश मीन्स नए बना सकते हो आप, डेजिग्नेट मीन्स पहले से कोई कोर्ट है उसी को आप स्पेशल कोर्ट का एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन दे सकते हो। as many special courts as necessary for such area or areas as may be specified in the notification। मतलब जितने, मतलब सिंपल सी बात आ गई, हमने क्या देखा? सीजी नोटिफाई करेगा, क्या नोटिफाई करेगा? कितनी स्पेशल कोर्ट होंगी, कहां कहां होंगी, नंबर एंड प्लेसेस। और क्यों सीजी कर रहा है ऐसा? जैसे हमने पढ़ा, किसके लिए? स्पीडी ट्रायल के लिए, फटाफट डिसीजन आए कि एलएलपी के केसेस नॉर्मल कोर्ट में परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हो गया जी पहला पॉइंट या सब सेक्शन 1 का। वो 2 क्या कहता है? कॉम्पोजिशन। जिसका मतलब क्या कह रहा है? कहता है स्पेशल कोर्ट में क्या होगा? एक सिंगल जज होगा, होल्डिंग ऑफिस एज, देखिए आ गया वर्ड सेशन, ये होगा सेशन जज। सेशन जज क्या होता है? सेशन कोर्ट के सबसे बड़े जज को कहते हैं सेशन जज, उसके निचले को कहते हैं एडिशनल सेशन जज। इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। देख रहे हैं आप, जेल, यही कहा था मैंने क्रिमिनल केसेस के लिए। तो कहने का मतलब है कौन होगा यहां पे? भाई साहब एक सिंगल जज होगा। सिंगल जज कौन होगा? या तो होगा सबसे बड़ा जज सेशन कोर्ट का, या उससे एक नंबर नीचे जिसे हम कहते हैं एडिशनल सेशन जज। तो सिंगल जज हम कब बनाएंगे? अगर ऑफेंस जो आपने कांड किया है वो पनिशेबल हो कम से कम कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये वाला जज के पास केस जाएगा, सर अगर जेल 3 साल से कम है तो क्या होगा? तो बेटा क्लॉज बी देखो, कहता मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देखो बेटा एक चीज समझ लो, जज और मैजिस्ट्रेट में बड़ा फर्क होता है। जज बड़े लेवल के होते हैं, मैजिस्ट्रेट का लेवल थोड़ा नीचे होता है। यूं कह लीजिए जज बनने के लिए ना लॉ करना पड़ता है, और मैजिस्ट्रेट बनने के लिए बिना लॉ किए भी आप मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, जैसे आईएएस या स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज पास करके। तो इसलिए कहता है कि भाई साहब अगर, देखिए यहां मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इन केस ऑफ अदर ऑफेंसेस। तो अदर का मतलब भी क्या हो गया?
3 साल से कम कह लो, राइट, बाय डिफॉल्ट ये कह सकते हैं आप 3 साल से कम। तो कहता केस कहां जाएगा, तो केस जाएगा MM, व्हाट इज MM, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, राइट। सर ये मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल में क्या फर्क है? देखियो, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट उस इलाके में होता है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, जो सुना होगा आपने, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या 1 मिलियन, राइट, उस एरिया को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है उसे कहते हैं जुडिशियल, वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। कहता है इन सबको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा विद द कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब है कंसेंट कहो या कंसल्टेशन कह सकते हो, ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब इन सबको अपॉइंट कौन कर रहा है, बाय CG। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको, किसका कॉन्करेंस या कंसल्टेशन कह लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछ के। ऐसा क्यों? अब देखिए कोर्ट की हायरार्की मैंने तो आपको सारी बता रखी है, राइट। तो ये जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है, ये ऑब्वियसली इसके ऊपर वाली कोर्ट क्या आती है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज को हम क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस। तो सेशन कोर्ट उसके नीचे है, तो इसलिए ये उस स्टेट का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे पूछ के ही आप अपॉइंट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट अंटिल स्पेशल कोर्ट्स, मतलब जब तक स्पेशल कोर्ट ना बना दी जाए, आर डेजिग्नेटेड और एस्टेब्लिश्ड द कोर्ट्स डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट इन टर्म्स ऑफ, देखिए आगे सेक्शन 435 किसका, कंपनीज एक्ट, यही कह रहा था मैं। तो कहता है जब तक ये नहीं बना दी जाएंगी तो जो कंपनीज एक्ट में स्पेशल कोर्ट है अंडर सेक्शन 435 उनको ही मान लिया जाएगा स्पेशल कोर्ट LLP एक्ट के लिए। आगे फर्दर प्रोविजन कहती है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ CRPC 1973। सर व्हाट इज दिस? देखिए जब क्रिमिनल केसेस होते हैं तो जो कार्रवाई होती है वो होती है एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगता है उसके ऊपर, और अगर सिविल केस है तो उसके ऊपर लगता है सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 का। तो कहता है यहां क्रिमिनल केसेस हैं तो प्रोवाइडेड फॉर द डेट, कहता प्रोवाइडेड फॉर द डेट, भाड़ में गया, नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स भाड़ में गया, क्या लिखा है CRPC में, any offense committed under this act which is triable by special court shall until a special court is established under this act or Companies Act be tried by court of session or court of MM or JM of first class as the case may be exercising jurisdiction over the area। क्या कह गया है? पहले कहता, पहले वाली प्रोविजन क्या थी, जब तक आप स्पेशल कोर्ट नहीं बनाओगे, कौन सी स्पेशल कोर्ट ले लेंगे हम, कंपनीज एक्ट वाली ले लेंगे हम, वहां पे केस चल जाएगा। लेकिन मान लो कंपनीज एक्ट वाली स्पेशल कोर्ट भी नहीं है तो फिर क्या करें, और LLP में बनी नहीं अभी स्पेशल कोर्ट, तो कहता कोई टेंशन नहीं है, नहीं है तो केस कहां चलेगा, उस इलाके में जो भी क्या है सेशन कोर्ट है, जब हमने कहा था 3 साल का जेल वाला हो, या फिर क्या ये लिखा देखिए कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट कह लो, या कोर्ट ऑफ MM और JM फर्स्ट क्लास, वहां पे केस उस इलाके का जो नॉर्मल कोर्ट है वहां पे चलता रहेगा। देन अगला फिर एक नया सेक्शन 67B कहता प्रोसीजर एंड पावर क्या होगी स्पेशल कोर्ट की। अगेन कहता भाड़ में गया, क्या लिखा है CRPC, इसको शॉर्ट में कहते हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कहता ऑल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67A, देखिए सब सेक्शन 1, राइट। तो मतलब एक तरह से सिंपली ऊपर वाले सेक्शन की बात कर रहा है। कहता शेल बी ट्रायबल ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश और डेजिग्नेटेड फॉर द एरिया इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखिए स्पेशल कोर्ट तो देश में बड़े हो सकते हैं, तो कौन सा स्पेशल कोर्ट, तो कहता स्पेशल कोर्ट कौन सा, वो वाला स्पेशल कोर्ट जहां पे LLP का क्या सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो मुंबई वाली स्पेशल कोर्ट, ना कि चंडीगढ़ वाली, राइट। और वेयर देयर आर मोर देन वन स्पेशल कोर्ट, कहता मान लो अगर मुंबई में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है, वन ऑफ देम एज स्पेसिफाइड बाय हाई कोर्ट। तो अगर स्पेशल कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट मोर देन वन, तो स्पेसिफाई कौन करेगा,
हाई कोर्ट, वो बताएगा इस स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा। Subsection 2. While trying an offense under this act, a special court may also try an offense other than offense under this act which the accused may under the code of CRPC be charged at the same trial. मतलब आप क्या कहते हैं? देखिए अब केस कहां गया? केस गया स्पेशल कोर्ट में। तो स्पेशल कोर्ट में केस किस चीज का चल रहा है? एलएलपी का। कहता है एलएलपी के केस के साथ साथ अदर एक्ट का केस भी साथ में चलाया जा सकता है सेम ट्रायल में। मतलब एक ही जगह पे, ये देखिए वर्ड लिखा है सेम ट्रायल। एलएलपी का भी जो डिफॉल्ट किया प्लस किसी और एक्ट का, कोई भी एक्ट, इट मे बी कंट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो एट द सेम टाइम दोनों केस चलाए जा सकते हैं स्पेशल कोर्ट में। देन notwithstanding anything contained in code of CRPC, the special court may, if it thinks fit, try in a summary way। बहुत बढ़िया वर्ड। कहता स्पेशल कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? समरी ट्रायल। सर समरी ट्रायल क्या होता है? देखिए सिंपल इसे कहते हैं फटाफट, कि जल्दी से जल्दी नतीजा है तो स्पेशल कोर्ट में समरी ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन कहता कंडीशन है, कंडीशन यह है कि जो ऑफेंस आपने किया पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years। मतलब अगर आपको एलएलपी का जो आपने गुनाह किया वहां जेल 5 साल की है, जैसे हम पहले भी पढ़ के आए थे फ्रॉड के केस में 5 साल हो गई है, वो नहीं फिर फटाफट ट्रायल होगा। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि समरी ट्रायल कब होगा? इफ मैक्सिमम जेल उस ऑफेंस की कितने साल है? 3 साल है। देन provided that in case of any conviction in summary trial no sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year shall be passed। कहता मान लीजिए आप कन्विक्ट हो गए, कन्विक्ट का मतलब गुनाह साबित हो गया। कहता अगर गुनाह साबित हो गया ना तो मान लीजिए जो ऑफेंस किया वहां जेल 3 साल की बनती है, तो 3 साल में समरी ट्रायल हो जाएगा। लेकिन कहता समरी ट्रायल अगर हुआ ना ऑन कन्विक्शन, आपको जेल इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 साल की दी जाएगी। चाहे लॉ में 3 साल लिखा है, 1 साल से ज्यादा जेल नहीं दी जाएगी। वजह फटाफट ट्रायल हुआ है, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है एक्यूज्ड को। फर्दर प्रोवाइडेड दैट when at the commencement of or in the course of a summary trial it appears to the special court that the nature of the case is such that the sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed। कहता जब कार्रवाई चल रही थी स्पेशल कोर्ट में तो वहां यह लगा कि नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसा है कि वहां पे अगले को 1 साल से ज्यादा की जेल देनी चाहिए, राइट। या यूं कह लीजिए ये सही नहीं है कि समरी ट्रायल हुआ, तो कहता 1 साल से ज्यादा तो दे नहीं सकता कोर्ट समरी ट्रायल में। तो इसलिए क्या होगा? द स्पेशल कोर्ट आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड देयर आफ्टर रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड एंड प्रोसीड टू हेयर और रीहेयर द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द रेगुलर ट्रायल। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब शिफ्ट कर रहे हैं, कहां शिफ्ट कर रहे हैं? फ्रॉम समरी ट्रायल टू रेगुलर ट्रायल। कि नहीं भाई ये 1 साल तक ही इसको जेल देना ये इंसाफ नहीं, इसको ज्यादा जेल होनी चाहिए। तो शिफ्ट कब करेंगे? नेचर ऑफ ऑफेंस ही कुछ ऐसा है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? कंडीशन ये है रीहेयर द पार्टीज से को ये बताना होगा, राइट, कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, राइट। रिकॉल विटनेस जो गवाह हैं उनको दोबारा से बुलाना होगा, क्योंकि एक तरह से क्या स्टार्ट हो गया बेटा? एक नया केस स्टार्ट हो गया, मतलब एक तरह से फ्रेश ट्रायल आप करेंगे। तो ये है स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड हमारा आखिरी सेक्शन जो इंसर्ट हुआ, सेक्शन 67C अपील एंड रिवीजन। अपील आप सारे जानते कहां होती है? अपर कोर्ट में। तो स्वाभाविक है अगर सेशन कोर्ट का आपको डिसीजन ठीक नहीं लगा तो इसके अगेंस्ट आप कहां जाएंगे? इसके ऑर्डर के अगेंस्ट। तो इसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट के ऊपर कौन आता है? हाई कोर्ट आता है, बस यही लिखा है। तो कहता है अपील एंड रिवीजन, दोबारा से चेक करना। द हाई कोर्ट में exercise so far as may be applicable all the powers conferred by chapter number 29 and 30 of CRPC 1973 on a high court as if special court within the local limits of the jurisdiction of the high court were a session court trying case within the local limits of the jurisdiction of high court। क्या कह गया?
कहता भाई साहब हाई कोर्ट के पास पावर रहेगी, मतलब आप अपील उसके पास करेंगे रिवीजन के लिए, दोबारा से उसे चेक करना, क्योंकि कहता हम क्या मान लेंगे, जैसे कि ये स्पेशल कोर्ट जो है ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, वर अ कोर्ट ऑफ सेशन। क्योंकि हमने कहा स्पेशल कोर्ट है ही सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट किसके नीचे आती है, हाई कोर्ट, तो स्वाभाविक है सेशन कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप अपील करेंगे तो कहां करेंगे, हाई कोर्ट में ही करेंगे, बस इतनी सी बात है। देन अलग से एक सेक्शन 68A रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। देखिए मेनली क्या है, आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वही काम कंपनीज का भी संभाल रहा है और एलएलपी का भी संभाल रहा है, दोनों का वो हाइब्रिड क्योंकि मोड है ये एक्ट। तो अब क्या कहा गया, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग सच पावर्स एंड डिस्चार्जिंग सच फंक्शंस एज आर कन्फर्ड मीन्स गिवन on the central government by or under this act or under rules made thereunder, and for the purpose of registration of LLP under this act, the CG by notification establish such number of registration offices at such places as it thinks fit, specifying their jurisdiction। बस सिंपल कह रहा है कि भाई साहब LLP की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसेस हम अलग से बनाएंगे, कितने बनाएंगे, कहां बनाएंगे, ये सारी पावर किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और जो ऑफिसर होंगे इसके अंदर वो कौन होंगे, सबसे बड़ा तो देखिए रजिस्ट्रार होता है, उसके नीचे एडिशनल रजिस्ट्रार, फिर होता है ज्वाइंट रजिस्ट्रार, फिर होता है डिप्टी रजिस्ट्रार, नंबर 5 में होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो जितने चाहिए हैं ये सरकार अपॉइंट करके देगी, और जब इनको अपॉइंट किया जाएगा तो स्वाभाविक है इनकी अपॉइंटमेंट की क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस जो सरकार बताए, इनकी रेम्यूनरेशन वगैरह ये सब कुछ कह लीजिए। द सेंट्रल, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगी, अरे रजिस्ट्रार साहब आप एलएलपी वगैरह रजिस्टर कर रहे हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर एक ठप्पा तो लगाओगे ऑथेंटिफिकेशन के लिए, राइट। तो इससे रिलेटेड भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कह लीजिए रजिस्ट्रार की एक सील बनाई जाएगी जो वो उपयोग करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके साथ हम पहुंच गए हमारे आखिरी सेक्शन में, और आप देखिए तो सेक्शन सारा का सारा क्योंकि आपको बोल्ड में दिख रहा है तो उससे मतलब यही निकलता है कि सारा का सारा सेक्शन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। घूम फिर के मैं यही कहूंगा इसके अंदर भी क्या कहा गया है, देखिए कुछ अमाउंट की बात होती थी पहले, कुछ डेज की बात होती थी, बस उसी में चेंज है और कुछ नहीं चेंज है। क्या हेडिंग आप देख रहे हैं, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस है, तो हमने रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली फाइलिंग करनी होती है इस एक्ट में, ये लिखा है एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर दिस एक्ट विद द रजिस्ट्रार। लेकिन आपने क्या नहीं कही, वो फाइलिंग वगैरह नहीं की, तो आप करवा सकते हो आफ्टर डेट टाइम, एक्सटेंशन हो गया। उसके लिए आपको क्या देनी है, एडिशनल फीस जो सरकार बताएगी, राइट, आफ्टर डेट टाइम। पहले क्या होता था, पहले ये टाइम फिक्स था कि अगर टाइम पे फाइलिंग नहीं की 300 दिन ले लो आगे, 300 दिन का टाइम था। अब वो 300 की लिमिट हटा दी तो आपके लिए तो और आसान कर दिया गया है, जितना मर्जी डिले हो जाए, राइट। पहले ये था एडिशनल फीस लगेगी 100 रुपए पर डे, अभी इन्होंने क्या कह दिया, ये हम बताएंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आगे, प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न शैल बी फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग विदाउट प्रेजुडिस। लेकिन एक चीज क्या है दी, विदाउट प्रेजुडिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाउट अफेक्टिंग। कहता देखिए ऐसा है, टाइम बीत गया उसके बाद भी फाइलिंग कर लो, फीस दे दो, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग मतलब एनी अदर एक्शन और लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। लेकिन जिस सेक्शन की आपने डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करनी थी नहीं की, उसकी पेनल्टी तो लगेगी ना भाई, तो विदाउट अफेक्टिंग वो पेनल्टी अलग है, हम तो अलग से बता रहे हैं कि एडिशनल फीस आपको देनी है, राइट। तो ये चीज देखिए पहले भी होता था, कुछ नया नहीं मैं बता रहा हूं, राइट। प्रोवाइडेड फॉर द डेट अ डिफरेंट फी और एडिशनल फी मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलएलपी फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न्स। मतलब क्या कह रहा है, कहता हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंट फीस हम ये एडिशनल फीस अलग अलग बताएंगे। इस एलएलपी के लिए 100 रुपए मान लो, दूसरी के लिए 200, तो हम कुछ एलएलपी की क्लासेस बना सकते हैं अलग अलग के हिसाब से, अलग अलग पैसा। मतलब अब ये 300 दिन वाला समय समाप्त हो गया, 100 रुपए वाली बात खत्म हो गई है, क्योंकि अब क्या बताया गया है, प्रिस्क्राइब्ड फीस। और साथ में एक नई चीज क्या आ गई है, नई चीज ये पूरी तरह से नया है कि डिफरेंट क्लासेस के लिए हम अलग अलग फीस वगैरह बता सकते हैं। तो बेटा इसके साथ एलएलपी की जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं, और देखिए इसके बाद स्ट्रेट वे क्वेश्चन एंड आंसर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे आरटीपी के। तो इसके साथ अमेंडमेंट्स कह लीजिए, सीए फाउंडेशन सिर्फ कहाँ आई है, एलएलपी एक्ट में आई है, नवंबर 2022 एंड ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल होंगी।
आई होप सो आपको समझ में आई होंगी। स्टिल आपको कोई डाउट रह जाए, कुछ आप जानना चाहिए, मैंने आरटीपी में से दिखाया, मैंने मेरे नोट शो करके ऐसा सच नहीं दिखाया है। उन मेरे पर्सनल बच्चों के लिए मैं अलग से I'll provide the lecture। तो स्टिल कोई डाउट हो या कुछ भी हो, आप मेरे इस फोन नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।